हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी टेट हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, इन सब की ऑलरेडी मैंने कुछ पीवाईक्यू करा रखे हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अब बारी है सीटेट की। सीटेट की पीवाईक्यू कराने के बाद हमको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो देन हम सेक्शनल चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज़, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यार, होता क्या है, अगर कोई आपको अगर यूट्यूब पे लाइक अगर कोई मिर्च मसाले वाली वीडियो मिलती है तो आप उसको इतना व्यूज़ देते हो, इतना लाइक करते हो कि वो वायरल ही हो जाता है, राइट। और कोई अगर एक एजुकेटर होता है, अच्छी वीडियोज़ बनाता है, पढ़ाता है, तो आप उसको लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें मेरा कुछ फ़ायदा होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है पढ़ाने का। ठीक है, मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो ना, तो मैक्सिमम लोगों तक ये रीच पहुँचेगी। जब रीच पहुँचेगी ना, तो जो भी थोड़े मार्जिनल सेक्शन के लोग होते हैं ना, जो कोर्स बाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो आसानी से क्या कर सकते हैं, वो चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनके पैसे भी सेव होंगे। ठीक है, उनके पास पैसे नहीं होते कि कोई एक अच्छा सा कोर्स खरीद सकें, तो इसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, बस आपका एक लाइक चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप चाहे तो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं इस वीडियो को स्टॉप करके। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें ये कह रहा है कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं जो है ना, वो उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल सा, कि 96 टीचर हैं टोटल, तो उसमें से इसका 3/8 जो होते हैं ना, वो क्या करती हैं, वो हाई स्कूल में पढ़ाती हैं। ठीक है, तो आप इसका निकाल लीजिए, 96 का 3/8 कैसे निकालोगे, 96 इंटू 3/8, ये कितना हो जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 36। मतलब जो 36 टीचर हैं वो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि हाई स्कूल में जो टीचर हैं उसका 2/9 भाग जो है वो गणित के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, मतलब हमारे पास टोटल 36 जो है वो हाई स्कूल के टीचर हैं। अब इसका 2/9 भाग अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 9, 4 1 में चला जाएगा, ये 4 दूनी 8। ठीक है, मतलब जो 8 टीचर है ना, इन 36 टीचरों में से जो केवल 8 टीचर हैं वो केवल क्या है, मैथ की टीचर है। तो ये पूछ रहा है आपसे, तो हाई स्कूल की कितनी टीचर है जो गणित नहीं पढ़ाती है, मतलब 36 में से 8 केवल गणित पढ़ाती थी, तो कितनी टीचर बच गई, 36 माइनस 8, ये आप कर दोगे तो कितना आएगा, 28। मतलब 28 टीचर ऐसे होंगे जो क्या होंगी, गणित नहीं पढ़ाती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये दे रखा है 1/2 माइनस ब्रैकेट में 2/3 माइनस 4/5। तो हमेशा आप बॉडमस का रूल याद करिए। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद देन आपका डिवाइड आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। तो इसमें केवल दे रखा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या दे रखा है, 1/2 ब्रैकेट में 2/3 माइनस 4/5। जब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 15। 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, माइनस 5 3 15, 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा -2/15। अब ये आपका ब्रैकेट वाला आ गया -2/15। अब मेरे पास दे रखा है 1/2 माइनस, ये ब्रैकेट में कितना है, -2/15। अब ब्रैकेट जब अंदर से ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, बाहर माइनस दे रखा है, अंदर भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2/15। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 15 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 32। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15, 15 प्लस 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ये आ जाएगा आपका 19/30। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 19/30। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनका लेवल बहुत हाई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक बस एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इससे आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाएगी, तो ये केवल आपका एक होता है कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आप टीचर बनने के काबिल हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत टफ लेवल नहीं होता है इनका, कंपेरिजन टू जैसे DSSS हो गया, KVS हो गया या यूपी टेट हो गया। ठीक है, चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 4782 एंड 3217। अब मैं आपको बताता हूँ फेस वैल्यू क्या होती है। लेट से 4782, ठीक है, इसमें 7 की फेस वैल्यू पूछ रहा है। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि लेट से ये 2 है, ठीक है, तो 2 को क्या लिखेंगे, ये आपका यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस है, तो इसको क्या करते हैं, 2 × 1 करते हैं।
ठीक है, तो 2 की फेस वैल्यू 2 हो गई। 8 की क्या होती है, ये हो जाएगी 8 इंटू, ये आपका क्या है, सेकेंड प्लेस पे है, तो सेकेंड प्लेस पे है तो सेकेंड जहाँ पे 8 है उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और उसके उसके बाद राइट साइड में जितने भी जितने भी नंबर बचते हैं ना उतने जीरो लगा देते हैं। मतलब ये हुआ कि इस 8 को क्या लिखेंगे, 8 इंटू, फिर 8 की जगह पे मैं 1 लिख दिया। उसके बाद जितने भी नंबर हैं राइट साइड में इसके, कितने नंबर, केवल 2 बचा हुआ है, मतलब तो एक जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 80 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1। ठीक है, 7 के बाद कितने नंबर्स बचे हैं, 2, 8 और 2, तो 2 जीरो लगा देंगे तो जाएगा 700। ठीक है, मतलब इस नंबर में 4782 में अब 7 की फेस वैल्यू कितनी है, 700 है। ऐसे ही क्या होगा, 32170 पूछ रहा है। अब आप बताइए, 32170, ठीक है, इसमें 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू 7 की जगह 1 लिखेंगे, इसके बाद कितने नंबर हैं, जीरो, एक जीरो बढ़ा देंगे हो जाएगा 70। ठीक है, ये हो जाएगा 70। मतलब इस वाले में 4782 में 7 की फेस वैल्यू थी 700। ठीक है, और 32170 में 7 की फेस वैल्यू आई 70, तो कितना हो जाएगा, 700 माइनस 70 इक्वल टू हो जाएगा 630। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में, ये 630 हो जाएगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये करके बताइए कि 92146 में 4 की फेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसमें से कौन सा जो कंडीशन है होल नंबर के लिए सही नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन नीचे है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर होते क्या हैं। तो होल नंबर में क्या होता है ना, आपको ध्यान रखना है कि जीरो भी इंक्लूड होता है, मतलब 0, 1, 2, 3 सारे इन्फाइनाइट, ये क्या है, होल नंबर है। ऐसे निगेटिव में भी चले जाएंगे तो भी आपका होल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आपका वो होता है जो केवल 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे इन्फाइनाइट। मतलब होल और नेचुरल नंबर बस ये डिफरेंस होता है कि होल नंबर में जीरो भी आता है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बस ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा है कि आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस पता है या नहीं पता है। ठीक है, तब एक काम करते हैं, इसमें एक एक करके वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ कि दो, ये कह रहा है ना कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो होल नंबर ले लेता हूँ। पहला होल नंबर मान लेता हूँ कि 0 है, दूसरा है 1 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने दो होल नंबर ले लिया। अभी इस दोनों वैल्यू से क्या करूँगा, इसमें रख करके क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो अगर मैं पहले कंडीशन की बात करूँ इसमें, अब इसमें मैं अगर ए की जगह 0, बी की जगह 1 रखूँगा तो ये क्या आएगा, 0 + 1 इक्वल टू 1 + 0, ये आपका 1, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरे में चलते हैं, a - b इक्वल टू b - a। अगर a - b निकालता हूँ तो क्या आएगा, 0 - 1, ये आपका हो जाएगा -1। b - a निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 - 0, ये हो जाएगा 1। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि a - b जो है वो इक्वल नहीं है b - a के। ठीक है, तो आपका ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट, मतलब कि ये ट्रू नहीं करेगा होल नंबर के केस में। ठीक है, आपको ऐसे ही रख करके देखना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें ये दे रखा है कि जब व्हेन आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 6, रानी ने क्या किया ना, जब से मैं इसका क्रक्स बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये कहा, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने क्या किया था, 6 की जगह 9 से उस नंबर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब उसने गलत कर दिया, मे बी मतलब जानबूझ के नहीं, उसने गलत कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, जब वो 9 से डिवाइड की तो उसको पता चला ना कि जो भागफल है वो 21 आ रहा है, और जो शेषफल है मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 है। मतलब क्वोशिएंट जो है वो 21 आ रहा है और जो रिमाइंडर है वो 3 मिल रहा है। जब गलती का एहसास हुआ तो उस संख्या को 6 से विभाजित किया तो भागफल और शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब गलती का एहसास होगा तो उस संख्या को 6 से विभाजित कर, तो पहले आपको ये पता करना होगा ना कि वो संख्या क्या थी, तभी तो आप शेषफल रिमाइंडर और आपको क्वोशिएंट भागफल बता पाओगे। ठीक है, तो इसका हिंट पहले वाले में दे रखा है कि जब उसने गलती से डिवाइड कर दिया उस नंबर को 9 से तो उसको भागफल 21 और शेषफल 3 मिल गया। मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, ये नंबर 10 है, इसको जब आप 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 1 रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर आपका 1 आ गया। ठीक है, क्वोशिएंट आपका आ गया 3। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो ये आपका नंबर मिल जाता है ना। मतलब ये आपको सिंपल सा एक फार्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, तो मतलब
फार्मूला नहीं भी याद है कोई बात नहीं है। सिंपल क्या है यहाँ पे ये देखिए ना कि ये नंबर अगर आपको लाना है तो कैसे लाओगे, जिससे आपने भाग दिया जो आपका क्वोशिएंट आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसमें एक रिमाइंडर जोड़ दो तो आपका वो नंबर मिल जाता है। मतलब इस अपने केस में क्या है 10 इक्वल टू क्या होगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने और उसमें जो रिमाइंडर आया था 1 तो ये भी 10 आएगा। ठीक है, तो सिंपल यही फार्मूला अपने को इसमें भी लगाना है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब उसको रानी ने उसे 9 से विभाजित किया तो उसको भागफल क्या मिला था 21 और उसको शेषफल जो हुआ था वो 3 मिला था। मतलब आपको जो नंबर अगर निकालना है लेट्स से नंबर x था तो उसको क्या करोगे 9 से उसने विभाजित किया और आपका जो भागफल आया था 21 आया था और रिमाइंडर आपका 3 मिल गया था। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 9 कम 9 9 दूनी 18 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 192। मतलब आपको नंबर जो मिल गया हमें पता चल गया कि वो नंबर 192 था। अब आपको नंबर पता चल गया, अब उसको पता है कि अब उसको 6 से विभाजित करना है तो आराम से इसको डिवाइड कर लो। कैसे करोगे आप 192 को 6 से डिवाइड करो, कितनी बार में 36 18 1 2 6 दूनी 12 ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा आपका क्वोशिएंट, लेकिन जो भागफल आएगा वो 32 बचेगा। तो आपका ये हो जाएगा आंसर, आपका भागफल 32 और शेषफल आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसमें तो मतलब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसको आपको मैनुअली परफेक्ट क्यूब निकालना हो। ठीक है, कुछ वेल नोन नंबर ही होते हैं जिनका ये परफेक्ट क्यूब पूछ लेते हैं। जैसे ये 729 है तो इसको आपको क्या करोगे, आपको एक दो आप याद कर लेना। जैसे एटलीस्ट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 से लेकर के 15 तक का तो स्क्वायर और होल क्यूब दोनों याद करके ही रखो, ईजी होता है। 10-12 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे 729 है तो इसको कैसे लिखोगे 9 × 9 × 9 मतलब ये 9 का क्यूब है। ठीक है, 1000 को कैसे लिखोगे 10 × 10 × 10 मतलब ये 10 का क्यूब है। ठीक है, ऐसे ही आपका 216 को कैसे लिखोगे 6 × 6 × 6 मतलब ये 6 का क्यूब है। मतलब ये और 720 ये सारे परफेक्ट क्यूब है, बट केवल 333 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि सीखा एक ईंट भट्टे पर ईंट खरीदने गई और उसको मिला कि ईंट का जो मूल्य है ना वो 2500 क्या है रुपए प्रति 1000 ईंट है। मतलब 1000 ईंट खरीदने के लिए 1000 ब्रिक्स जो है उसको खरीदने के लिए 2500 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर उसके पास 4000 रुपये हैं तो उसको कितने ईंट खरीद सकती है। ठीक है, अब ये देखिए। ठीक है, हमको ये पता है कि 2500 रुपये में वो 1000 ईंट खरीद सकती है तो 4000 रुपये में कितने ईंट खरीदेगी। तो सिंपल ऐसे जैसे अगर आपसे कोई पूछे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। तो कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। सिंपल एक कैसे लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता है कि 2500 रुपये में 2500 में वो 1000 ईंट खरीद सकती है तो 4000 में कितने खरीदेगी। बस आपको ये ऐसे लिखने आना चाहिए कि किसको कैसे लिखना है। ये यहाँ पे ये देखिए कि आपको ईंट्स पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कितने ईंट खरीद सकता है तो उसको हमेशा राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और आपके पास पैसे दे रखे हैं तो उसको आप लेफ्ट साइड में लिखा हमने। ठीक है, जो आपको पूछेगा जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको हमेशा आप राइट साइड में लिखो। तो मतलब 2500 में हमने 1000 ईंट खरीदा तो 4000 में कितना खरीदेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4000 गुणे 1000 डिवाइडेड बाई जो इधर बच गया इसको नीचे लिख देंगे 2500। ये ट्रिक आप याद रखना। ठीक है, मतलब जितना पूछा है और जो दिया है इन दोनों को आपस में जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। अब क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, ये आपका 5 से डिवाइड करूँगा 5 में 25 5 दूनी 10 5 से ये भी डिवाइड होगा तो 5×8 = 40 800 मतलब 800 गुणा 2 इक्वल टू आ जाएगा 1600। ठीक है, तो मतलब 1600 ईंटें वो खरीद सकती है। देखना है बहुत आसान सा ट्रिक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा मैंने एक आयत बना जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आयत की डिफिनीशन क्या है।
आयत की डिफिनीशन ये होती है ना सिंपल सी, कि जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। ये एक, और जो ये एंगल है राइट एंगल पर, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन आमने सामने की जो भुजा है ये बराबर होनी चाहिए। ये आयत की डिफिनीशन है। और वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर में चारों भुजाएं जो होती है ना वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर वर्ग को मैं देखूं तो वर्ग में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि आमने सामने की भुजा जो है वो भी बराबर है। तो मतलब जो है कि जितने भी स्क्वायर हैं वो भी तो हमारे एक रेक्टेंगल होंगे ना। क्यों नहीं समझ में आया? देखिए कैसे, मैं ये कह रहा हूँ कि आयत की सिंपल सी एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग को अगर देखो, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन आमने सामने की भुजा तो बराबर है ना, मतलब वर्ग भी आयत की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे रेक्टेंगल्स होते हैं, बट उल्टा सही नहीं है, मतलब रेक्टेंगल जो होगा वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है फिर कंडीशन क्या दे रखा है, वो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। अभी एक बताइए, कह रहा है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? अभी तो मैंने बताया आपको कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही है ना, इसमें भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकता। दूसरा, सभी वर्ग आयत होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बताया आपको कि सारे जो स्क्वायर्स होते हैं वो आपस में एक रेक्टेंगल ही होते हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल गया। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं क्या है, सभी आयत वर्ग होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सभी आयत जो होते हैं वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि वर्ग की कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन आयत में केवल आमने सामने की होती है, तो ये नहीं होगा। और कह रहा है कि एक वर्ग और आयत में कोई संबंध नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अभी तो मैंने बताया कि सभी वर्ग आयत है, मतलब ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी वर्ग आयत है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो 4, 5, 6, ठीक है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होता है, हमको पता है कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब इसमें दे रखा है कि आपको एंगल जो है ट्रायंगल के वो रेशियो में दे रखे हैं 4, 5, 6। तो एक काम करिए कि मान लेते हैं कि एक एंगल का जो ट्रायंगल है वो एक्स मान लो, तो जितनी भी रेशियो है ना सब सब कैसे हो जाएंगे, तो एक एक एंगल जो अगर रेशियो 4, 5, 6 दे रखा है तो एंगल कितने हो जाएंगे, 4x, 5x और 6x, मतलब तीन एंगल हमको पता चल गया। कुछ नहीं किया, बस रेशियो हटा करके मैंने बोल दिया कि एंगल जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने मान लिया कि एंगल 4x, 5x और 6x है। अब हमको तीन एंगल पता है और हमको पता है कि तीन एंगल मिला करके 180 होना चाहिए, मतलब 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 180। ये ऐड कर दो कितना आएगा, 6, 4, 10, 5, 15x इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180/15, ये हो जाएगा 12, ठीक है। एक्स की वैल्यू 12 आ गई, तो एंगल कितनी हो जाएंगे, एंगल कौन कौन से हैं, 4x, 5x एंड 6x। एक्स की वैल्यू हमको पता है 4 × 12, ये हो जाएगा 5 × 12, ये हो जाएगा 6 × 12, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 72, मतलब 48, 60 और 70, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 48, 60 और 70, ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। और यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने यूपी टेट और DSSB के PYQ करा रखे हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।